बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 12 जनवरी और दिन है मंडे का। 5-6 खबरें जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो यह है कि इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा मुतालबा मंजूर कर लिया गया है और खान साहब की रिहाई के लिए जितनी शराइत रखी जा रही थी उन तमाम शराइत को वापस ले लिया गया है। अडियाला जेल में 11 जनवरी शाम 5 से लेकर 7 बजे तक होने वाली एक अहम तरीन मुलाकात का अहवाल आपके साथ में शेयर करूंगा जी। इस मुलाकात में इमरान खान साहब को 24 घंटे में रिहा करने की ऑफर रखी गई है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी खबर यह है जी कि एक हंगामी सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ है और इस सदारती ऑर्डिनेंस को लेकर सब हैरान हैं कि यह ऑर्डिनेंस कहां से अचानक से आ गया। हुकूमत खुद उसके अंदर हलचल मची हुई है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ साथ आपको यह भी बताऊंगा जी कि अडियाला के बाहर एक बड़ी जो कॉल है वो दे दी गई है और यह कॉल दी गई है कल मंगल के दिन की। यह बड़ी कॉल क्यों दी गई है और कल एक इंपॉर्टेंट दिन क्यों है इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से, अलीमा खान साहिबा का, इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। फिर इसके अलावा सुहेल अफरीदी उन्होंने दौरा मुकम्मल कर लिया है कराची का और कराची से वो रवाना हो गए हैं। नेक्स्ट मंजिल उनकी कौन सी होगी उस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। चारों सूबों में जाने का जो फैसला है जी वो सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से किया गया। मतलब एक सूबे के तो खुद वो वज़ीर आला है, 2 में वो विजिट कर चुके हैं और तीसरा सूबा बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में वो कब जाएंगे इस पर भी तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। और इसके साथ आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रंप की जानिब से जो कुछ इकदाम किए गए हैं उस पर पूरा यूरोप ट्रंप पर हंस रहा है। अपनी पार्लियामेंट के अंदर बैठकर यूरोप हंस रहा है। जो ग्रीनलैंड वाला मामला है या जो ईरान वाला मामला है जी, इंटरनेशनल इशू पर भी एक छोटी सी खबर है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले जी आज की सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज है वो शेयर करता चलूं जी कि इमरान खान साहब का सबसे बड़ा जो मुतालबा है वो मान लिया गया है और ये मुतालबा था जी अपोजिशन लीडर की तकर्री का। खबर यह है जी कि इतने अरसे तक अपोजिशन लीडर को मुकर्रर नहीं होने दिया गया। बिल आखिर अपोजिशन लीडर को मुकर्रर करने के लिए जो इजलास है वो बुला लिया गया है। ये इजलास बुलाया गया है जी कल 13 जनवरी को और शेड्यूल भी अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक जी 13 जनवरी को कागजात नामजदगी वगैरह आप सबमिट करवा देंगे जिसने भी करवाने हैं। महमूद अचकज़ई के तो ऑलरेडी कागजात नामजदगी सबमिटेड है। दूसरे नंबर पर जी 14 जनवरी को अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए जो गिनती का अमल है वो शुरू किया जाएगा और 14 तारीख को ही अपोजिशन लीडर जो जिसको भी ज्यादा वोट मिलेंगे उसका तकर्रुर हो जाएगा। तो महमूद अचकज़ई जो है वो बिल्कुल इसके मतलब है कि कोई उनके मुकाबले में है ही नहीं अपोजिशन में। इस वक्त खैर अपोजिशन है ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बाकी सारे हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है जी जो कि हुई है। ना सिर्फ ये डेवलपमेंट हुई है बल्कि इसके साथ एक और डेवलपमेंट भी हुई है। इमरान खान साहब से एक अहम तरीन जो मुलाकात है वो हुई है और रिपोर्ट ये किया जा रहा है जी कि इमरान खान साहब से ये मुलाकात हुई है 11 जनवरी को शाम 6 से 7 के दरमियान ये मुलाकात हुई है। अच्छा, शुरू में मैं 5 से 7 कह गया था, मुलाकात हुई है 6 से 7 के दरमियान, यानी कि 1 घंटा जो है इस दरमियान ये मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब के सामने जितनी भी शराइत रखी गई थी सारी शराइत वापस ले ली गई हैं। उनको ये बताया भी गया, आपका देखिए हमने मुतालबा मंजूर कर लिया, एक गुड जेस्टर दिया गया। फिर उसके बाद कहा गया जी कि हम सारे अपने जो शराइत हैं वो वापस ले लेते हैं। कौन सी शराइत, यानी कि पहले आप कहते थे जी कि रेड लाइन वो हम वापस ले लेते हैं जी। फिर उसके बाद माफी वाली शर्त वापस ले लेते हैं। फिर उसके बाद मुफाहमत, मुज़ाकरात, वो सारी चीजें वापस ले लेते हैं। फिर उसके बाद नजरबंदी जो है कि आप कभी सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, ये शर्त हम वापस ले लेते हैं। आपकी खामोशी की शर्त हम वापस ले लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप एक शर्त मान लें और वो एक शर्त कौन सी रखी जा रही है कि इमरान खान साहब आप सिर्फ और सिर्फ 100 दिन नजरबंदी पर राजी हो जाएं और तहरीरी जमानत दे दें तो 24 घंटे के अंदर आपकी जो जमानत है वो हो जाएगी। ये खबर जी फयाज राजा साहब है, सीनियर सहाफी, उनकी जानिब से अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये बड़ा जो दावा है उनकी जानिब से किया गया है। बहरहाल जहां तक बात है 100 दिन की नजरबंदी के हवाले से, तो इमरान खान साहब तो ऑलरेडी उनको तीसरा महीना चल रहा है, वो तो कैद तन्हाई में है। तो 100 दिन की नजरबंदी तो कोई मसला ही नहीं है। आपने तो मतलब है कि तीसरा साल चल रहा है, इमरान खान साहब जेल में है, कब से नजरबंदी है। तो असल मसला इस वक्त यह है कि इमरान खान साहब तहरीरी जमानत दे दें। अब इस वक्त ताकतवर हल्के ये चाहते हैं कि उनके हाथ में कोई एक ऐसा बयानिया आए कि इमरान खान साहब को भी नवाज शरीफ बनाया जाए अवाम के सामने, के देखें इमरान खान ने भी डील कर ली है।
अब सारे जो शराइत थी, सारे मुतालबे थे, उनसे दस्तबरदार होने के बाद ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 100 दिन की नजरबंदी आप कबूल कर लें। अब देखने और सुनने में ये लगता है जी 100 दिन की नजरबंदी, इमरान खान तो इतने अरसे से ही बंद है, तो 100 दिन और गुजार ले इमरान खान साहब, तो उसके बाद वो रिहा हो जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि ये कह रहे हैं कि वो जो 100 दिन की नजरबंदी होगी उसमें आप तहरीरी जमानत ये देंगे कि आपने खामोशी इख्तियार करनी है, और उसके लिए जरूरी और ये जो अपनी उनकी शर्त है, या जो उनका बयानिया है, जो उनका प्लान है, उस प्लान को इंप्लीमेंट करवाने के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए जरूरी है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। क्योंकि जेल में इमरान खान साहब को रखा गया, तो इमरान खान साहब को तो बिल्कुल पैगाम उनका बाहर नहीं आने दे रहे, और कोई मुलाकात होती है पैगाम आने देते हैं, तो उससे भी कोई इनको फायदा जो है वो नहीं होता। तो ये सिर्फ ये चाहते हैं कि एक हमारे पास तहरीरी जमानत आ जाएगी, इमरान खान साहब लिख के दे देंगे ठीक है जी मैं खामोश रहूंगा। उस चीज के ऊपर ये बयानिया बनाना चाहते हैं, प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब की जानिब से जी क्या जवाब है? इमरान खान साहब कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट। जो उनका नजरिया, जो असूल है, मैं मुसलसल अपने व्लॉग्स में ये कहता हूं जी कि जो इमरान खान साहब का असूल है उसके ऊपर किसी सूरत इमरान खान साहब कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, किसी सूरत इमरान खान साहब आपको कुछ भी लिखकर देने के लिए तैयार नहीं होंगे। बहरहाल जी ये जो डेवलपमेंट हुई है, ये बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि जो ताकतवर हल्के हैं ना, वो अब टेबल के ऊपर इतने ज्यादा कमजोर हो गए हैं कि वो अब यहां तक आ गए कि सिर्फ 100 दिन नजरबंद और उसके बाद आपको रिहा कर दिया जाएगा, और मतलब ये शर्त मान ले सिर्फ और सिर्फ तहरीरी जमानत दें, यानी कि कहां से सिलसिला शुरू हुआ था और कहां तक पहुंच गया है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और ये इस बात की जानिब भी इशारा है कि बहुत जल्द इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर खुद आएंगे। इनकी किसी ऑफर को अगर इमरान खान साहब कबूल नहीं करते, फिर भी इमरान खान साहब बाहर आएंगे। कबूल कर ले तो कह दिया गया कि 24 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान साहब आपकी जो रिहाई है वो हो जाएगी, और उसमें भी कोई मसला नहीं होना, अदालतें अपनी सब कुछ अपना बिठा के तो जमानतें जो है वो सब भी हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल जो है वो इस वक्त अपना है। तो इमरान खान साहब को इस बात का इदराक हो चुका है कि ये कमजोर से कमजोर तर होते जा रहे हैं। कुछ इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हुई हैं जी, आखिर में वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। उसके नतीजे में भी ये मजीद इस वक्त कमजोर होते जा रहे हैं। तो इनको डर ये है कि इमरान खान साहब ने बाहर आना ही आना, इससे पहले कि वो बाहर आए हम कुछ ना कुछ हम हासिल कर ले और इमरान खान बाहर आ जाए। तो बहरहाल जी इस प्लान में भी लग ही रहा कि ये नाकाम होंगे। दूसरी खबर जो आपसे शेयर करनी है वो ये है कि एक हंगामी ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, और इस हंगामी ऑर्डिनेंस ने हुकूमत समेत सबको ही हैरान करके रख दिया है। हुआ यह है जी कि आज हुकूमत की जानिब से एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। अच्छा, इस सदारती ऑर्डिनेंस के ऊपर जो सदर जरदारी है उनके दस्तखत ही नहीं है, और सदर जरदारी जो है वो कहीं और बिजी है इस वक्त। उनकी जो बहन है फरियाल तालपुर, उनकी जो साहबजादी हैं उनकी शादी है, तो जाहिर सी बात है वो तो शादी के अंदर मसरूफ है। तो ये सदारती ऑर्डिनेंस किधर से जारी हो गया, और ऐसा ऑर्डिनेंस जिसके ऊपर सदर के दस्तखत ही नहीं है। तो इस मामले के ऊपर आज कौमी असम्बली का चूंकि इजलास भी था, तो एहतजाज भी किया गया, और पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतजाजन वॉकआउट भी किया गया कौमी असम्बली के इजलास से कि भाई देखें हमारे सदर के नाम से ऑर्डिनेंस जारी हो रहे हैं और सदर के उसके ऊपर जो सिग्नेचर है वो ही नहीं है। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा जी इस चुनतखब हुकूमत की अहमियत या हैसियत के हवाले से, या ये जो ओहदे में इस वक्त सदर का ओहदा है वज़ीर आज़म का, उनके हवाले से कि भाई देखिए कंट्रोल तो जाहिर सी बात है कहीं पे और है। और मतलब है कि ऑर्डिनेंस अगर कोई ऐसा जारी करना है जो उनको जरूरत है वो भी जारी हो जाएगा, तो आपके दस्तखतों की भी जरूरत नहीं है। तो ये भी एक किस्म का पैगाम भी दिया गया। बहरहाल पीपल्स पार्टी मुंह बनाए जो कुछ मर्जी करे। इससे पहले जो कराची में सारा सीन हो चुका है वो भी आपके सामने है जी की इजाजत तो नहीं दी गई। पीपल्स पार्टी तो पहले कहती रही जलसा भी करें, हम मुलाकात भी करेंगे, तो ऊपर से डंडा आया जी कि ये किधर आपने जो है अपनी तरह से खुद ये जो फैसले हैं वो आप करने लग पड़े हैं। तो फिर उसके बाद इजाजत भी नहीं मिली जलसे की, वो अलहदा बात है, सोहेल अफरीदी ने बंदे इकट्ठे कर लिए फिर भी, और फिर उसके बाद मुलाकात भी नहीं की, कहा जी कि नहीं आप मुलाकात नहीं कर सकते हैं। मतलब ये जलसा छोड़े मुलाकात तक भी आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर पर आज ये सदारती ऑर्डिनेंस जो जारी हो गया, इससे मजीद आपको वैल्यू दिखा दी गई कि ये देख लें जी आपके दस्तखतों के बगैर भी सदारती ऑर्डिनेंस जारी हो सकते हैं। इसलिए जहां पर आप हैं वहीं पर रहें, जो आपको दी हुई है उसी में ही आप गुजारा करें, पुरानी तनख्वाह के ऊपर ही काम करें, ज्यादा पींगे बढ़ाने की कोशिश आप ना करें। अगली खबर है जी सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से। सुहेल आफरीदी जो हैं जी वो इस वक्त कप्तान के एक जबरदस्त जो खिलाड़ी है, या आप यूं कहें कि कप्तान के जो वसीम अकरम है ना, जिन्होंने मैच का पांसा पलट दिया था 92 में भी, वो साबित हो रहे हैं। सुहेल आफरीदी ने पहले तो पंजाब के अंदर शो किया, स्ट्रीट मूवमेंट चलाई, फिर उसके बाद कराची में स्ट्रीट मूवमेंट चलाई। अब खबर यह है
कि कराची से वो रवाना हो चुके हैं, वापस वो आएंगे पेशावर, और फिर उसके बाद अगला जो उनका प्लान है वो प्लान है क्वेटा जाने का। यानी कि तीनों सूबों में सुहेल अफरीदी साहब के जाने का प्लान था, और क्वेटा में भी जाकर स्ट्रीट मूवमेंट सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से चलाई जाएगी, वहां पर भी मुलाकातें होंगी सेम तर्ज की। तो 2 सूबों को तो एक्टिव कर चुके हैं, और तीसरे सूबे में भी जाकर उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट चलानी है, और केपी जो है वो तो वैसे ही एक्टिव है। अब सुहेल अफरीदी साहब को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, एक केस लाया जा रहा है जी 9 मई से मुतलिक, और उसको उसमें चीजें इकट्ठी की जा रही हैं। केस बनाया जा रहा है कि सुहेल अफरीदी साहब वैसे तो नहीं रुक रहे, और ना ही सुहेल अफरीदी साहब हमसे कोई डील शील कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर तो बड़े अच्छे थे जी, उन्होंने तो सारे मामला संभाले हुए थे, वो तो हमारी विकेट के दूसरी तरफ से वो खेल रहे थे, तो इमरान खान साहब ने उनको हटाया। वो डिसीजन भी वैसे बड़ा दिलचस्प था, बड़ी इमरान खान साहब को करने की कोशिश की गई जी कि अली अमीन गंडापुर को ना हटाएं, केपी हुकूमत से भी जाएंगे। तो केपी हुकूमत से क्या जाएंगे, सुहेल अफरीदी जब से आए हैं तो पीटीआई की जो तहरीक है ना उसमें एक जान पड़ गई है, और यही कुछ होना चाहिए था। इमरान खान साहब यही चाहते थे कि एटलीस्ट बाहर इस हद तक तो जो मजम्मत है वो तो हो। तो वही चीजें हो रही हैं जो कि सुहेल अफरीदी कर रहे हैं। तो इनको वैसे तो ये डील नहीं कर रहे, ना ही किसी से रब्ता कर रहे हैं, तो इनको रोकने के लिए जरूरी है जी कि इनके खिलाफ भी कोई केसेस बना दें, इनको भी नाअहल कर दें, और फिर इसके बाद इनको भी पकड़ लें। अदरवाइज ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन मसला इस वक्त ये है कि एक सूबे का वज़ीर आला है, मुंतखब वज़ीर आला है, आप उसको इतनी आसानी से अगर कोई अब ये समझ रहा है कि इसने केस बनाकर तो नाअहल करके तो फिर उसके बाद उनको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा, जेल में डाल देंगे, फारग कर दिया जाएगा, हुकूमत गिरा दी जाएगी, तो ऐसा होना मैं ये समझता हूं कि इस स्टेज में अब नामुमकिन हो चुका है। जब से सुहेल अफरीदी आए, जो इकदाम उन्होंने लिए हैं, इन इकदाम की वजह से सुहेल अफरीदी ने ताकतवर हल्कों के लिए नामुमकिन बना दिया कि उनकी पोजीशन को वो हिला सकें। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा कोई काम करते हैं तो जो सूबा है ना वो खड़ा हो जाएगा, और आप सूबे के अंदर जाकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, ऑपरेशन वाला जो मामला है, उस ऑपरेशन वाले मामले के ऊपर सुहेल अफरीदी डटे हुए हैं, वो कहते हैं हम नहीं होने देते ऑपरेशन। तो बात यह है कि जब पहले होता रहा जी कि सूबे से केपी से लोग यहां पर आते थे, 26 नवंबर हुआ, पंजाब से भी आते थे, लेकिन खैर ज्यादा जो लीडरशिप थी केपी से आती थी, यहां पर आप घेर घूर लेते थे। अब मसला इस वक्त ये बना हुआ है जी कि आपको केपी में जाना पड़ेगा उनके ग्राउंड के ऊपर। तो केपी के अंदर ये जो तब्दीली है, मैं ये समझता हूं कि ये नामुमकिन है। तो सुहेल अफरीदी के हवाले से अगर ये सोचा जा रहा, प्लान की जा रही है चीजें, तो ये उल्टा आपके ऊपर ही उल्टी जो है वो चीजें पड़ेंगी। नेक्स्ट खबर जी आपसे जो शेयर करनी है वो ये है कि जो मुक्तदरा है, जो ताकतवर हल्के हैं, वो बिल आखिर सुहेल अफरीदी को भी मान गए हैं, और अब वो ये मान रहे हैं जी कि सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से जो जलसा किया गया है, जबरदस्त जलसा किया गया है, और अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो इससे भी ज्यादा इमरान खान साहब जलसा कामयाब करने में इमरान खान साहब के जो जलसे हैं वो हुआ करेंगे। और जो माजी के जलसे हुए हैं बड़े बड़े पीटीआई के, उन जलसों का पीटीआई खुद ही रिकॉर्ड तोड़ेगी, और इमरान खान साहब खुद जो रिकॉर्ड है वो तोड़ेंगे। ये मुनीर फारूक साहब है जी, जिनके हवाले से ये ख्याल किया जाता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के ही खुद साख्ता तर्जुमान है। तो वो ये कहते हैं जी कि ठीक है, हम ये मानते हैं कि अफरीदी साहब जो है उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त वहाँ पर जो शो है वो कर लिया है, और हम ये भी मानते हैं कि अगर इमरान खान साहब होते तो इमरान खान साहब इससे भी बड़ा जो शो था वो करने में वहाँ पर कामयाब होते, क्योंकि जब इमरान खान साहब आएंगे तो फिर तो जो वर्कर है वो मजीद चार्ज होगा और मजीद वर्कर बाहर निकलेगा। तो यही तो इनके लिए मसला पड़ा हुआ है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को बाहर निकालने से पहले कोई एक ऐसा बयानिया आ जाए कि उस बयानी की बुनियाद के ऊपर हम इमरान खान साहब को काउंटर कर सकें। ताकतवर हल्कों की और इस मुंतखब हुकूमत की आपस में जो चपकलिश है, या आपस के अंदर में जो इख्तलाफात बन रहे हैं, या ये जो वंडर बॉय की बातें हो रही हैं जी कि शहबाज फारिक और इनकी जगह पर कोई और आएगा, अब 6 महीने का टाइम दिया गया है, इसकी भी सबसे जो बड़ी रीजन है वही यही है कि भाई आप तो खान साहब के बयानिए को काउंटर ही नहीं कर पाए। ना सिर्फ ये कि आप खान साहब के बयानिए को काउंटर कर पाए, आप मैशत भी नहीं चला पाए हैं, फिर इसके अलावा आप किसी भी मामले के ऊपर आप कुछ डिलीवर नहीं कर पाए हैं, आप अवाम में भी अपनी जो जगह है वो भी नहीं बना पाए हैं। तो किस बुनियाद के ऊपर आपको जो हुकूमत जो है वो दी जाए या हुकूमत के अंदर रखा जाए। फिर इसके साथ ही जी एक और खबर भी है ट्रंप के इकदाम के हवाले से। खबर यह है जी कि डेनमार्क में जो है वो सेशन होता है पार्लियामेंट का, वहाँ की जो पार्लियामेंट है, और इसी तरह से इटली में भी जो वहाँ की वज़ीर-ए-आज़म है उन्होंने भी एक जो स्टेटमेंट है वो दी है। तो डेनमार्क की जानिब से जी जो पार्लियामेंट थी, जो ट्रंप की जानिब से कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं ग्रीनलैंड के हवाले से, तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर वो हंसे हैं जो पार्लियामेंटेरियंस है कि ये ट्रंप क्या बातें कर रहा है कि वो ग्रीनलैंड को नहीं छोड़ेगा, तो वो कहते हैं हम दिफा करेंगे ग्रीनलैंड का। नंबर 1 ये, तो ये ट्रंप के लिए एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। नंबर 2 ये जी
कि इटली के अंदर जो इटली की वज़ीर-ए-आज़म उनकी कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं और वो कह रहे हैं जी कि हम एक तो नेटो इत्तेहाद से भी निकल जाएंगे और फिर उसके बाद हम रूस जो है या चीन जो है इसके साथ पींगे बढ़ाने की तरफ हम निकल जाएंगे अगर अमेरिका की तरफ से ये जो एक रवैया है वो बरकरार रहता है या जो कुछ ये ग्रीनलैंड के साथ करने जाए तो ग्रीनलैंड के ऊपर जो ट्रंप के ख्वाब है ना वो चकनाचूर कर दिए गए हैं क्योंकि ये नहीं होगा कि इटली सिर्फ नेटो से निकल जाएगा बल्कि वो तो अगर रूस और चीन बेल्ट की तरफ चला जाता तो और बड़ी मुसीबत उनके लिए बन जाएगी बल्कि ये भी अब कोशिशें की जा रही हैं कि ग्रीनलैंड को जो है वो डिफेंस करने के लिए फ्रांस की बरतानिया की या इटली वगैरह की जो फौजें हैं ना वो वहां पर भेजी जाएं चूंकि नेटो है नेटो जो मालिक थे उन्होंने मुश्तरका तौर पर जो दिफा था वो करना था हालांकि अमेरिका ने भी दिफाई करना था लेकिन वो तो खुद कब्जा करने जा रहा है फिर दूसरी तरफ जी वेनेजुएला वाला जो मामला है ट्रंप खुद को नायब सदर वहां का करार दे रहा है जी अपने ऑफिशियल ट्विटर जो उसका है वहां से वो ट्वीट करके बता रहा है लेकिन वेनेजुएला में भी हालात काबू से बाहर हो रहे हैं क्योंकि आपने सिर्फ ये नहीं करना ना आपने उनको सदर को उठा ली वहां पर हालात को भी काबू में रखना है तो वहां पर जो लोग हैं ना वो मुसलसल सड़कों पर निकल रहे हैं और वहां पर भी अवामी सतह के ऊपर जो एहतजाज है ना वो जोर पकड़ता जा रहा है तो अगर वो वहां पर जोर पकड़ता गया तो जो वहां पर भी ट्रंप का ख्वाब था कि वहां से वो ऑयल निकालेगा 55% ऑयल के ऊपर वो मालिक बन जाएगा और अपनी कंपनियों को भी कह रहा था कि वहां पर जाके इन्वेस्टमेंट करें तो अवाम बाहर निकल आए उन्होंने ना करने दिया तो आप कैसे वहां से जो ऑयल है वो निकालेंगे तो वो ख्वाब भी ट्रंप के जो है वो चकनाचूर हो रहे हैं फिर तीसरा एक ये हो रहा है जी कि ट्रंप की पॉपुलैरिटी मुसलसल नीचे गिर रही है 40-50% नीचे गिर चुकी है मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं उसमें भी उसको अपनी हार नजर आ रही है फिर जो ईरान वाला मामला है इस मामले के ऊपर भी जो एहतजाज था और एहतजाज को बुनियाद बनाते हुए जो हमला करना था वो मामला भी खटाई में पड़ता जा रहा है और ईरान के ऊपर खुद बरह रास्त भी अमेरिका की जानिब से हमला करने का जो प्लान है वो भी फ्लॉप होता जा रहा है कि वो अब बरह रास्त हमला नहीं कर सकेंगे क्यों क्योंकि एक तो रूस और चीन जो है वो उनके साथ खड़े हुए हैं फिर दूसरा ये कि वहां से भी जवाब आ गया कि हम जो खिते में तुम्हारे मशरिकी वस्ता में मौजूद है तुम्हारे अड्डे उनके ऊपर मिसाइल मार देंगे तो वो सारी कंट्रीज भी होगी कि तो हम भी इस जंग में जो है हमें भी धकेल दिया जाएगा तो वो भी वहां से रोक रहे हैं फिर इसके अलावा वो जो उसका नेटो इत्तेहाद है वो टूटता जा रहा है वो भी उसी बेल्ट के अंदर शामिल होता जा रहा है तो ये 3 बड़े महाज थे जी जो कि ट्रंप की जानिब से खोले गए हैं बल्कि 4 महाज ग्रीनलैंड वहां पर शिकस्त हो रही है ईरान वहां पर शिकस्त हो रही है फिर वेनेजुएला वहां पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं और मुल्क के अंदर इसकी अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो मुसलसल कम होती जा रही है ज़ुहरान ममदानी वाला जो इलेक्शन है वो ऑलरेडी वहां पर हारा हुआ है फिर उसके बाद मिड टर्म जो इलेक्शंस हैं वहां पर इसको मुसीबत पड़ी हुई है कि मुझे शिकस्त का सामना करना पड़ जाएगा और वहां पर शिकस्त हुई तो फिर ट्रंप तो क्या इसकी पार्टी का भी कोई बंदा अगला सदर नहीं बन पाएगा तो इसकी पार्टी वाले भी थोड़े जरा हुए हुए हैं लेकिन जाहिर सी बात है ट्रंप की जानिब से इकदाम लिए गए हैं जो कि जिसका जो नुकसान है जाहिर सी बात है फिर पार्टी को भी तो होना ही है ना क्योंकि पार्टी की जानिब से ही इसे मुंतखब किया गया था बतौर सदर के लिए फिर उसके बाद उम्मीदवार खड़ा किया गया था तो बहरहाल जी अब तक की ये कुछ अहम तीन तफसीलात हैं इस वाले से मज़ीद जो भी होता है आपके साथ शेयर करते रहेंगे जी आज के व्लॉग से इतना ही इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़।